CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3। प्रस्तुत है इस पुस्तक का अध्याय 9। इसका शीर्षक है जन सुविधाएं। तो आइए अब सुनते हैं अध्याय 9। शीर्षक जन सुविधाएं। पृष्ठ संख्या 104। इकाई 5। पृष्ठ 105। शिक्षकों के लिए। इस इकाई में सार्वजनिक सुविधाएं मुहैया कराने और बाजार, फैक्ट्री तथा लोगों की कार्य स्थितियों पर लागू होने वाले कानूनों को क्रियान्वित करने में सरकार की भूमिका पर चर्चा की गई है। इसका मकसद विद्यार्थियों को इस बात की समझ प्रदान करना है कि सरकार की ये भूमिका मौलिक अधिकारों के मुद्दे से किस तरह जुड़ी हुई है। मौलिक अधिकारों के साथ ये जुड़ाव ही पिछले अध्यायों में उठाए गए मुद्दों के साथ इस मुद्दे को भी जोड़ देता है। कक्षा 6 और 7 की पाठ्यपुस्तकों में आजीविका और बाजारों पर हुई चर्चा को अध्याय 10 के संदर्भ में इस्तेमाल किया जा सकता है। अध्याय 9 में जन सुविधाओं पर चर्चा की गई है, जहां पानी को एक अहम उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया गया है। यह महत्वपूर्ण बात है कि विद्यार्थी इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि जन सुविधाओं का क्या मतलब होता है और ये सुविधाएं मुहैया कराने और उनकी जिम्मेदारी उठाने में सरकार को अहम भूमिका निभाने की जरूरत क्यों होती है। पानी की समान उपलब्धता, उसकी सस्ती लागत और गुणवत्ता का सवाल जन सुविधाओं से जुड़े मुद्दों में काफी महत्वपूर्ण है। कक्षा के भीतर होने वाली चर्चा में जन सुविधाओं के विषय में सरकार की भूमिका तथा मौजूदा असमान वितरण दोनों को एक दूसरे से अलग कर लें तो बेहतर होगा। इसका मतलब यह है कि लोगों को अगर अलग अलग मात्रा में पानी मिल रहा है तो इसके आधार पर यह मान लेना ठीक नहीं होगा कि सरकार जन सुविधाएं मुहैया कराने में सक्षम नहीं है। अध्याय 10 में आर्थिक गतिविधियों के नियमन में सरकार की केंद्रीय भूमिका पर चर्चा की गई है। ऐसा मोटे तौर पर कानूनों के जरिए किया गया है। इस अध्याय में मौजूदा कानूनों को लागू करने और बाजार में मजदूरों, उपभोक्ताओं व उत्पादकों के अधिकारों की रक्षा के लिए नए कानून बनाने के महत्व पर खास जोर दिया गया है। भोपाल गैस त्रासदी को कानूनों में लापरवाही की मिसाल के तौर पर पेश किया गया है। संभव है बहुत सारे विद्यार्थियों ने इस दुर्घटना के बारे में न पढ़ा हो। बेहतर होगा कि उन्हें इस घटना के बारे में अनुसंधान करने और स्कूल के लिए एक दीवार पत्रिका यानी वॉलपेपर या लघु नाटिका तैयार करने में मदद की जाए। पुस्तक के आखिर में जिन वेबसाइट्स का उल्लेख किया गया है वहां से आप अतिरिक्त संदर्भ सामग्री जुटा सकते हैं। भोपाल गैस त्रासदी एक ऐतिहासिक मोड़ थी जिसने पर्यावरण के मुद्दों को आर्थिक कानूनों से गहरे तौर पर जोड़ दिया। मजदूरों व आम नागरिकों के प्रति उद्योग जगत या सरकार की जवाबदेही का विचार इस अध्याय का केंद्रीय तत्व है। पृष्ठ संख्या 106। अध्याय 9। जन सुविधाएं। इस पृष्ठ पर बाईं ओर ऊपर एक बस की खिड़की का दृश्य दिखाया गया है। बस में 2 बच्चे सफर कर रहे हैं। नीचे लिखा गया है, अमू और कुमार चेन्नई में एक बस से सफर कर रहे हैं। शहर के अलग अलग इलाकों से गुजरते हुए वे जल सुविधाओं को देखते जा रहे हैं। इस पृष्ठ पर बाईं ओर ऊपर एक चित्र दिखाया गया है। इस चित्र के ऊपर लिखा है अन्ना नगर। इस चित्र में एक आलीशान बंगले के पोर्च में एक कार खड़ी हुई है और उसे एक व्यक्ति पाइप की धार से पानी निकालकर धो रहा है और बाहर पूरी सड़क पर पानी बिखर रहा है। ऊपर लिखा है राम गोपाल। इस पृष्ठ पर नीचे
सैदा पेट का एक दृश्य दिखाया गया है। इस दृश्य में दो महिलाएं खड़ी हैं और उनके सामने पानी भरने के बहुत सारे खाली बर्तन व बाल्टियां, कनस्तर आदि पड़े हैं। ऊपर लिखा है पद्मा। पृष्ठ 107। इस पृष्ठ पर ऊपर एक चित्र दिखाया गया है। इस चित्र के ऊपर लिखा है मडिपाक्कम। इस चित्र में एक मध्यम वर्गीय परिवार के एक कमरे को दिखाया गया है, जिसमें सबसे आगे पानी की एक बोतल और एक गिलास रखा है। उसके अलावा एक पलंग रखा है जिस पर बिस्तर बिछाया गया है। उसके ठीक सामने एक टेबल पर एक पेन रखा हुआ है। साथ ही सामने एक अलमारी के ऊपर टेलीविजन रखा है और उसके साथ में अलमारी के नीचे पानी की एक और बड़ी बोतल रखी हुई है। ठीक सामने बैल्कनी दिखाई गई है जिसमें कुछ कपड़े सूखते हुए नजर आ रहे हैं। छत पर पंखा है। इस चित्र में बाईं ओर नीचे लिखा है शिवा। इस पृष्ठ पर नीचे एक और चित्र दिखाया गया है। यह चित्र मैलापुर का है। इसमें पानी देने वाला एक टैंकर दिखाया गया है। उस टैंकर के ऊपर लिखा है सुब्रमण्यम और टैंकर के ठीक सामने पानी लेने के लिए एक व्यक्ति खड़ा है और पानी बह रहा है। पृष्ठ 108। चेन्नई के लोग और पानी। श्री राम गोपाल जैसे आला सरकारी अफसर चेन्नई के अन्ना नगर में रहते हैं। भरपूर पानी के छिड़काव के कारण हरे भरे बाग बगीचों वाला ये इलाका खासा आकर्षक है। यहाँ के नलों में 24 घंटे पानी रहता है। जब पानी की आपूर्ति कम होती है तो श्री राम गोपाल नगर जल निगम में परिचित एक बड़े अफसर से बात करते हैं और फौरन उनके लिए पानी के टैंकर का इंतजाम हो जाता है। शहर के ज्यादातर इलाकों की तरह मैलापुर में सुब्रमण्यम के अपार्टमेंट में भी पानी की कमी है। यहां नगर पालिका 2 दिन में एक बार पानी उपलब्ध कराती है। कुछ लोगों की जरूरतें निजी बोरवेल से पूरी हो जाती हैं, लेकिन बोरवेल का पानी खारा है। लोग उसे शौचालय और साफ सफाई के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। दूसरे कामों के लिए टैंकरों का पानी खरीदना पड़ता है। सुब्रमण्यम टैंकरों से पानी खरीदने के लिए हर महीने 500 से 600 रुपए खर्च करते हैं। पीने के पानी को साफ करने के लिए लोगों ने घरों में ही जल शोधन उपकरण लगवाए हुए हैं। मडिपाक्कम के एक मकान में शिवा पहली मंजिल में किराए पर रहता है। उसे 4 दिन में एक बार पानी मिलता है। पानी की कमी के कारण वो अपने परिवार को चेन्नई नहीं ला पा रहा है। पीने के लिए शिवा बाजार से पानी की बोतलें खरीदता है। पद्मा घरेलू नौकरानी है। वो सैदापेट में काम करती है और पास ही एक झुग्गी बस्ती में रहती है। उसकी झुग्गी का किराया 650 रुपए माहवार है। उसकी झुग्गी में न तो शौचालय है और न ही पानी का अन्य स्रोत है। इस तरह की 30 झुग्गियों के लिए कोने में एक ही नल है। इस नल में रोज 20 मिनट के लिए एक बोरवेल से पानी आता है। इस दौरान एक परिवार को ज्यादा से ज्यादा 3 बाल्टियां भरने का मौका मिलता है। इसी पानी को लोग नहाने, धोने और पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गर्मियों में पानी इतना कम हो जाता है कि कई परिवारों को पानी ही नहीं मिल पाता। उन्हें टैंकरों का घंटों इंतजार करना पड़ता है। इस पृष्ठ पर बाईं ओर ऊपर एक चित्र दिखाया गया है। इसमें नल से पानी भरती हुई कुछ महिलाएं दिखाई गई हैं। इसके नीचे नीले रंग के अक्षरों में आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। 1. आपने
ऊपर उल्लिखित 4 स्थितियों को देखा है। अब बताइए कि चेन्नई में पानी की स्थिति कैसी है। 2. उपरोक्त वर्णन में से घरेलू इस्तेमाल के विभिन्न जल स्रोतों को चुनें। 3. आपकी राय में सुब्रमण्यम और पद्मा के अनुभवों में क्या समानता है और क्या अलग है। 4. अपने इलाके में जलापूर्ति की स्थिति का वर्णन करते हुए एक अनुच्छेद लिखें। 5. देश के ज्यादातर स्थानों पर गर्मियों में पानी बूंद बूंद क्यों आने लगता है, पता लगाइए। कक्षा में चर्चा के लिए, क्या चेन्नई में सभी के लिए पानी का संकट है? क्या आप बता सकते हैं कि अलग अलग लोगों को अलग अलग मात्रा में पानी क्यों मिलता है? 2 कारण बताएं। पृष्ठ 109। जीवन के अधिकार के रूप में पानी। जीवन और स्वास्थ्य के लिए पानी आवश्यक है। न केवल ये हमारी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है, बल्कि पीने का साफ पानी बहुत सारी पानी से होने वाली बीमारियों को भी रोक सकता है। भारत की स्थिति ये है कि जिन देशों में दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों के सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं, उनमें उसका स्थान काफी ऊपर आता है। पानी से संबंधित बीमारियों के कारण हर रोज 1600 से ज्यादा भारतीय मौत के मुंह में चले जाते हैं। उनमें से ज्यादातर 5 साल से भी कम उम्र के बच्चे होते हैं। अगर लोगों के पास पीने का पानी सहज रूप से उपलब्ध हो तो इन मौतों को रोका जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। इसका मतलब यह है कि अमीर गरीब हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसे सस्ती कीमत पर दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिले। कहने का मतलब यह है कि पानी तक सार्वभौमिक पहुंच होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, सबको पानी मिलना चाहिए। उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय ने कई मुकदमों में यह कहा है कि सुरक्षित पेय जल का अधिकार भी मौलिक अधिकारों में से एक है। 2007 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पानी में गंदगी के सवाल पर महबूबनगर जिले के एक किसान द्वारा लिखे गए पत्र के आधार पर चली सुनवाई में इस बात को फिर दोहराया है। पत्र भेजने वाले किसान की शिकायत थी कि एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी गांव के पास स्थित जलधारा में विषैले रसायन छोड़ रही है। उससे भूमिगत पानी दूषित हो गया है, जो कि सिंचाई और पीने के पानी का स्रोत है। इस मुकदमे के आधार पर न्यायाधीशों ने महबूबनगर के जिला कलेक्टर को आदेश दिया कि वो गांव के प्रत्येक व्यक्ति को हर रोज 25 लीटर पानी उपलब्ध कराएं। जन सुविधाएं। पानी की तरह कुछ अन्य सुविधाएं भी हैं जिनका हर व्यक्ति के लिए इंतजाम किया जाना चाहिए। पिछले साल आपने स्वास्थ्य और स्वच्छता इन 2 सुविधाओं के बारे में पढ़ा था। इसी तरह बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय और कॉलेज भी अनिवार्य चीजें हैं। इन्हें जन सुविधाएं के नाम से जाना जाता है। इस पृष्ठ पर बाईं ओर ऊपर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें टैंकर से पानी भरकर घड़े को उठाता हुआ एक व्यक्ति दिखाया गया है। इस चित्र के नीचे इस पृष्ठ पर बीच में पीले रंग के बक्से में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। लिखा गया है, जल अधिकार का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत और घरेलू इस्तेमाल के लिए पर्याप्त, सुरक्षित, स्वीकार्य, भौतिक रूप से पहुंच के भीतर और सस्ती दर पर पानी मिलना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र 2002। इस पृष्ठ पर दाईं ओर सबसे नीचे एक चित्र दिखाया गया है जिसमें कुछ महिलाओं ने पानी भरने के बर्तन अपने सिर पर रखे हुए हैं।
इस चित्र में बाईं ओर ऊपर लिखा गया है गोल 06 और सामने लिखा गया है क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन। इस चित्र के नीचे लिखा है सतत विकास लक्ष्य 6 जल और स्वच्छता। www.in.undp.org। पृष्ठ 110। किसी जन सुविधा की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि एक बार निर्माण हो जाने के बाद उसका बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन अगर गांव में एक स्कूल बना दिया जाए तो उससे बहुत सारे बच्चों को शिक्षा मिलती है। इसी तरह किसी इलाके में बिजली की आपूर्ति बहुत सारे लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है। किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए पंप सेट चला सकते हैं। लोग बिजली से चलने वाली छोटी-मोटी वर्कशॉप खोल सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ने लिखने में आसानी हो जाती है और किसी न किसी तरीके से गांव के अधिकांश लोगों को फायदा होता है। इस पृष्ठ पर बाईं ओर ऊपर गांव की एक पाठशाला का दृश्य दिखाया गया है। इस पृष्ठ पर बाईं ओर बीच में गांव के एक स्कूल के आंगन का दृश्य दिखाया गया है और इस चित्र के नीचे लिखा गया है भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। इस अधिकार का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सभी बच्चों को समान रूप से स्कूली शिक्षा उपलब्ध हो, लेकिन शिक्षा पर अध्ययन करने वाले कार्यकर्ताओं एवं शोधार्थियों के निष्कर्षों से ये तथ्य सामने आया है कि भारत में स्कूली शिक्षा में हमेशा से काफी असमानता रही है। इस पृष्ठ पर बाईं ओर बीच में नीले रंग से शीर्षक लिखा गया है सरकार की भूमिका। चूंकि जन सुविधाएं इतनी महत्वपूर्ण हैं, इसलिए उन्हें मुहैया कराने की जिम्मेदारी भी किसी न किसी के ऊपर जरूर आनी चाहिए। जी हां, यह जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आती है। सरकार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक ये है कि वो सभी लोगों को इस तरह की जन सुविधाएं मुहैया कराए। आइए इस बात को समझें कि यह जिम्मेदारी सरकार और केवल सरकार को ही क्यों उठानी चाहिए। हम देख चुके हैं कि निजी कंपनियां मुनाफे के लिए चलती हैं। कक्षा 7 की पुस्तक में बाजार में एक कमीज अध्याय को पढ़कर आप ये समझ चुके होंगे। ज्यादातर जन सुविधाओं में मुनाफे की गुंजाइश नहीं होती। उदाहरण के लिए नालियों को साफ रखने या मलेरिया रोधी अभियान चलाने से किसी कंपनी को क्या मुनाफा हो सकता है। फलस्वरूप कोई निजी कंपनी इस तरह के कामों में दिलचस्पी नहीं लेगी। लेकिन स्कूल और अस्पताल जैसी कुछ जन सुविधाओं में निजी कंपनियों को दिलचस्पी हो सकती है। हमारे पास इस आशय के बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपने कई जगह निजी कंपनियों को टैंकरों या सीलबंद बोतलों के जरिए पानी की आपूर्ति करते हुए भी देखा होगा। ऐसी स्थितियों में निजी कंपनियां जन सुविधाएं तो मुहैया कराती हैं, लेकिन उनकी कीमत इतनी ज्यादा होती है कि चंद लोग ही उसका खर्च उठा पाते हैं। ये सुविधा सस्ती दर पर सभी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होती। जितना खर्च करेंगे लोग, उसके मुताबिक ही सुविधाएं पाएंगे। यदि यह सामान्य नियम बन जाए तो बड़ी मुश्किल होगी। इसका नतीजा ये होगा कि जो इन सुविधाओं के एवज में खर्च नहीं कर पाएंगे, वे सम्मानजनक जीवन जीने से वंचित रह जाएंगे। इस पृष्ठ पर बाईं ओर नीचे एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एक अन्य महिला के बच्चे को पोलियो की ड्रॉप पिला रही है। इसके नीचे लिखा है सरकार पूरी आबादी के लिए समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करने में अहम भूमिका निभाती है।
पोलियो जैसी बीमारियों का उन्मूलन भी इसी तरह की योजनाओं के तहत आता है। इस चित्र में एक छोटे बच्चे को पोलियो की खुराक दी जा रही है। पृष्ठ 111 है। यह कोई अच्छा विकल्प नहीं है। जन सुविधाओं का संबंध लोगों की मूलभूत सुविधाओं से होता है। किसी भी आधुनिक समाज के लिए जरूरी है कि वहां इन सुविधाओं का इंतजाम हो ताकि लोगों की मूलभूत जरूरतें पूरी की जा सकें। संविधान में जीवन के अधिकार का जो आश्वासन दिया गया है वो देश के सभी लोगों को प्राप्त है। इसलिए जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी लाजमी तौर पर सरकार के ऊपर ही आनी चाहिए। इस पृष्ठ पर बाईं ओर बीच में पीले रंग के बक्से में एक प्रश्न पूछा गया है। लिखा गया है, सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहां से मिलता है? आप हर साल सुनते होंगे कि सरकार ने संसद में बजट पेश किया है। बजट के जरिए सरकार अपने नफे नुकसान का ब्यौरा पेश करती है। इसमें सरकार पिछले साल के खर्चों का खाता पेश करती है और अगले साल के खर्चों की योजना सामने रखती है। बजट में सरकार को इस बात का भी ऐलान करना पड़ता है कि अगले साल की योजनाओं के लिए पैसे की व्यवस्था कहां से की जाएगी। जनता से मिलने वाला कर सरकार की आमदनी का मुख्य जरिया होता है। जनता से कर वसूल करने और उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों पर खर्च करने का सरकार को पूरा अधिकार होता है। उदाहरण के लिए, पानी की आपूर्ति के लिए सरकार को पानी निकालने, पानी को दूर तक पहुंचाने, पाइपों का जाल बिछाने, पानी को साफ करने और आखिर में गंदे पानी को ठिकाने लगाने पर खर्च करना पड़ता है। सरकार इन खर्चों को कुछ हद तक करों के जरिए और कुछ हद तक पानी की कीमत वसूल करके पूरा करती है। पानी की कीमत इस तरह तय की जाती है कि ज्यादातर लोग रोजाना एक निश्चित मात्रा में पानी का खर्च उठा सकें। इस पृष्ठ पर बाईं ओर नीचे एक चार्ट के माध्यम से दिखाया गया है कि केंद्रीय सरकार जिन पर धन व्यय करती है वो रुपया कहां जाता है। पेंशन पर 5 पैसे, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 24 पैसे, ब्याज अदायगी पर 18 पैसे, केंद्रीय क्षेत्र की योजना आयोजना पर 10 पैसे, केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं पर 9 पैसे, रक्षा पर 9 पैसे, आर्थिक सहायता 9 पैसे, वित्त आयोग और अन्य अंतरण 8 पैसे, अन्य व्यय 8 पैसे। स्रोत केंद्रीय बजट 2018-2019। इस पृष्ठ पर बाईं ओर ऊपर बस में बैठे हुए अमू और कुमार दिखाई दे रही हैं। अमू कहती है, देखा तुमने, सैदापेट की सड़कें कितनी उबड़ खाबड़ थीं। सड़कों पर बत्ती भी नहीं थी। पता नहीं रात में वहां क्या हालत होती होगी। कुमार कहता है, किसी झुग्गी बस्ती में तुम और क्या उम्मीद करोगी? अमू, झुग्गी बस्तियां ऐसी क्यों होती हैं? क्या वहां जन सुविधाएं नहीं होनी चाहिए? कुमार, मेरे ख्याल में जन सुविधाएं उन लोगों के लिए होती हैं जो बस्तियों में ठीक ठाक घरों में रहते हैं। वही लोग हैं जो कर चुकाते हैं। अमू, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो केवल ठीक ठाक बस्तियों को ही नहीं बल्कि सभी को जन सुविधाएं मुहैया कराए। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? क्या बस्ती के लोग देश के नागरिक नहीं हैं? उनके भी तो कुछ अधिकार हैं। कुमार गुस्से में कहता है, पर ऐसे तो सरकार दिवालिया हो जाएगी। अमू, चाहे जो हो, उसे रास्ता तो निकालना पड़ेगा। क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि सड़क, पानी, बिजली के बिना झुग्गियों में जिंदगी कैसी होगी? कुमार, अरे अमू,
हमारे संविधान में बहुत सारी जन सुविधाओं को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन अधिकारों की अवहेलना न हो, ताकि हर व्यक्ति एक सम्मानजनक जीवन जी सके। इस पृष्ठ पर बाईं ओर सबसे नीचे नीले रंग के अक्षरों में आपसे एक प्रश्न पूछा गया है। लिखा गया है, आप किसकी राय से सहमत हैं? पृष्ठ 112 है। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर पीले रंग के बक्से में आपसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं। 1. जन सुविधाएं क्या होती हैं? जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार पर क्यों होनी चाहिए? 2. सरकार कुछ जन सुविधाओं के लिए निजी कंपनियों का भी सहारा ले सकती है। उदाहरण के लिए सड़कें बनाने के ठेके निजी कंपनियों या ठेकेदारों को भी दिए जाते हैं। दिल्ली में बिजली के वितरण का काम 2 निजी कंपनियों के हाथ में है, लेकिन सरकार को इन कंपनियों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे इन सुविधाओं को सस्ती कीमत पर सभी लोगों तक पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने में कोई कसर न छोड़ें। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जन सुविधाओं की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर ही होनी चाहिए, जबकि वो इन कामों को निजी कंपनियों के जरिए भी करवा सकती है? 3. अपने घर के पानी के बिल को देखें और पता लगाएं कि आपके इलाके में नगरपालिका जल की न्यूनतम कीमत क्या है। अगर आप ज्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं तो क्या उसकी दर भी बढ़ जाती है? पानी के ज्यादा इस्तेमाल पर बढ़ी हुई दर से बिल वसूल करने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है? 4. किसी वेतनभोगी कर्मचारी, अपना व्यवसाय या फैक्ट्री चलाने वाले व्यक्ति और एक दुकानदार से बात करके पता लगाएं कि लोग किस किस तरह के कर सरकार को चुकाते हैं। अपने नतीजों को कक्षा में शिक्षक को दिखाएं और चर्चा करें। इस पृष्ठ पर बाईं ओर बीच में चार्ट के माध्यम से दिखाया गया है कि केंद्रीय सरकार के कर राजस्व कहां से आते हैं, यानी रुपया कहां से आता है। सीमा शुल्क 4 पैसे, ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां 4 पैसे, माल एवं सेवा कर और अन्य कर 23 पैसे, उधार और अन्य देयताएं 19 पैसे, निगम कर 19 पैसे, आयकर 16 पैसे, कर भिन्न राजस्व 8 पैसे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 8 पैसे। स्रोत केंद्रीय बजट 2018-2019। इस पृष्ठ पर दाईं ओर बीच में एक बस का दृश्य दिखाया गया है जो कि खचाखच भरी हुई है, और इसके बावजूद अन्य लोग भी उस बस में आगे और पीछे के द्वार से चढ़ने की कोशिश कर रही हैं। इसके संदर्भ में बाईं ओर लिखा गया है, कम दूरी के लिए बसें ही सार्वजनिक परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन हैं। ज्यादातर कामकाजी लोग बसों से ही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। तेज शहरीकरण के कारण बड़े शहरों में भी सार्वजनिक बस प्रणाली जरूरत के हिसाब से कम साबित होती जा रही है। इस पृष्ठ पर बाईं ओर नीचे मेट्रो रेल का दृश्य दिखाया गया है। इसके संदर्भ में दाईं ओर नीचे लिखा गया है, इस कमी को पूरा करने के लिए दिल्ली तथा अन्य महानगरों में सरकार ने मेट्रो रेल परियोजना के रूप में एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। दिल्ली में मेट्रो रेल के पहले खंड का निर्माण करने के लिए सरकारी बजट से 11,000 करोड़ रुपए का खर्चा दिया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर सरकार सार्वजनिक बस प्रणाली में सुधार पर ध्यान देती
तो इतने भारी खर्चे की जरूरत न पड़ती और लोगों की जरूरत भी पूरी हो जाती। आपको क्या लगता है, आपकी राय में देश के दूसरे भागों के लिए क्या हल ढूंढा जा सकता है? पृष्ठ 113 है। इस पृष्ठ पर बाईं ओर सबसे ऊपर नीले रंग के अक्षरों में एक प्रश्न पूछा गया है। चेन्नई में पानी की आपूर्ति, क्या सबको पानी मिल रहा है? इसमें कोई शक नहीं कि जन सुविधाएं सभी को मुहैया होनी चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्थानों पर ऐसी सुविधाओं का भारी अभाव है। इस अध्याय के अगले हिस्सों में आप पानी की व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ये जन सुविधा बहुत मायने रखती है। जैसा कि इस अध्याय की शुरुआत में हमने देखा था, चेन्नई में पानी की भारी कमी है। नगरपालिका की आपूर्ति से शहर की लगभग आधी जरूरत ही पूरी हो पाती है। कुछ इलाकों में नियमित रूप से पानी आता है, कुछ इलाकों में बहुत कम पानी आता है। जहां पानी का भंडारण किया गया है, उसके आसपास के इलाकों में ज्यादा पानी आता है, जबकि दूर की बस्तियों को कम पानी मिलता है। जलापूर्ति में कमी का बोझ ज्यादातर गरीबों पर पड़ता है। जब मध्यम वर्ग के लोगों के सामने पानी की किल्लत पैदा हो जाती है, तो इस वर्ग के लोग ज्यादा आसानी से इसका हल ढूंढ लेते हैं। वे बोरवेल खोदकर, टैंकरों से पानी खरीदकर या बोतल बंद पानी खरीदकर अपना काम चला लेते हैं। पानी की उपलब्धता के अलावा कुछ ही लोगों की सुरक्षित पेयजल तक पहुंच है। ये इस पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति कितना खर्च कर सकता है। इस तरह संपन्न तबके के पास ही ज्यादा विकल्प होते हैं। वे बोतल बंद पानी और जल शोधक उपकरणों के सहारे साफ पानी का इंतजाम कर सकते हैं। इस मद में खर्च कर सकने के कारण उन्हें साफ पानी मिल जाता है, परंतु गरीब इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं। लिहाजा ऐसा लगता है कि जिन लोगों के पास पैसा है, उन्हीं के पास पानी का अधिकार है। ये स्थिति पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य से बहुत दूर है। इस पृष्ठ पर बाईं ओर ऊपर एक गड्ढे में से पानी निकालती हुई एक महिला का चित्र दिखाया गया है। इसके नीचे लिखा है, ग्रामीण इलाकों में मनुष्यों और मवेशियों दोनों के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। यहां कुआं, हैंडपंप, तालाब और कभी कभार छत पर स्थित टंकियों से पानी मिलता है। इनमें से ज्यादातर निजी स्वामित्व में हैं। शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक जलापूर्ति का और भी ज्यादा अभाव है। इस पृष्ठ पर सबसे नीचे पीले रंग के बक्से में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। किसानों से पानी छीनना। पानी की कमी ने निजी कंपनियों के लिए मुनाफे के नए रास्ते खोल दिए हैं। बहुत सारी निजी कंपनियां शहर के आसपास के इलाकों से पानी खरीदकर शहरों में बेचती हैं। चेन्नई में मामंदूर, पालुर, कारुनगिझी जैसे कस्बों और शहर के उत्तर में स्थित गांवों से पानी लाया जाता है। 13,000 से भी ज्यादा टैंकर इस काम में लगे हुए हैं। हर महीने पानी के व्यापारी किसानों को पेशगी रकम देते हैं ताकि वे किसानों की जमीन से पानी निकाल सकें। इस तरह न केवल खेती का पानी छिन जाता है, बल्कि गांवों के लिए पीने के पानी की आपूर्ति भी कम पड़ने लगती है। नतीजा ये है कि इन सारे कस्बों और गांवों में भूमिगत जल स्तर बहुत बुरी तरह गिर चुका है। पृष्ठ 114 है। विकल्पों की तलाश। चेन्नई की स्थिति कोई अनूठी नहीं है। गर्मियों के महीनों में पानी की कमी का यह हाल देश के दूसरे शहरों में भी दिखाई देने लगता है।
नगरपालिका की जलापूर्ति में कमी से निपटने के लिए निजी कंपनियां ज्यादा से ज्यादा इलाकों में फैलती जा रही हैं। ये कंपनियां अपने मुनाफे के लिए पानी बेचती हैं। पानी के इस्तेमाल में भी जबरदस्त गैर बराबरी दिखाई देती है। शहरी इलाकों में प्रति व्यक्ति लगभग 135 लीटर पानी प्रतिदिन मिलना चाहिए। पानी की यह मात्रा लगभग 7 बाल्टी के बराबर है। शहरी जल आयोग ने यह मात्रा तय की है, लेकिन झुग्गी बस्तियों में लोगों को रोजाना प्रति व्यक्ति 20 लीटर पानी यानी 1 बाल्टी भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ आलीशान होटलों में रहने वाले लोगों को रोजाना प्रति व्यक्ति 1600 लीटर यानी 80 बाल्टी तक पानी मिलता है। नगरपालिका के जरिए जलापूर्ति की कमी को अक्सर सरकार की नाकामयाबी माना जाता है। कुछ लोगों की दलील है कि चूंकि सरकार जरूरत के हिसाब से पानी मुहैया नहीं करवा पा रही है और बहुत सारे शहरी जल विभाग घाटे में चल रहे हैं, इसलिए जलापूर्ति का काम निजी कंपनियों को सौंप दिया जाना चाहिए। उन्हें लगता है कि निजी कंपनियां ज्यादा बेहतर काम कर सकती हैं। इस दलील की रोशनी में इन तथ्यों पर विचार कीजिए। 1. दुनिया भर में जलापूर्ति की जिम्मेदारी सरकार पर रही है। निजी जलापूर्ति व्यवस्था के उदाहरण बहुत कम हैं। 2. दुनिया में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां सार्वभौमिक जलापूर्ति सब लोगों तक पहुंच चुकी है। नीचे बॉक्स में देखें। इस पृष्ठ पर बाईं ओर सबसे ऊपर एक चित्र दिखाया गया है, जिसमें एक झरोखे के माध्यम से एक महानगर का चित्र दिखाया गया है। इसमें बाईं ओर सबसे ऊपर लिखा गया है गोल 11 और शीर्षक के रूप में अंग्रेजी में लिखा गया है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। इसके नीचे लिखा गया है सतत विकास लक्ष्य 11 है, संवहनीय शहर और समुदाय www.in.undp.org। इस पृष्ठ पर बाईं ओर बीच में नीले रंग के अक्षरों में आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है। चर्चा करें, अगर सरकार जलापूर्ति की जिम्मेदारी से हाथ खींच ले तो क्या होगा? क्या आपको लगता है कि ये सही कदम होगा? इस पृष्ठ पर सबसे नीचे पीले रंग के बक्से में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है। पोर्तो एलेग्रे में सार्वजनिक जलापूर्ति। पोर्तो एलेग्रे ब्राजील का एक शहर है। इस शहर में बहुत सारे लोग गरीब हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया के दूसरे ज्यादातर शहरों के मुकाबले यहां शिशु मृत्यु दर बहुत कम है। यहां नगर जल विभाग ने सभी लोगों को स्वच्छ पेय जल मुहैया करा दिया है। शिशु मृत्यु दर में गिरावट के पीछे यह सबसे बड़ा कारण है। यहां पानी की औसत कीमत कम रखी गई है और गरीबों से केवल आधी कीमत ली जाती है। विभाग को जो भी फायदा होता है उसका इस्तेमाल जलापूर्ति में सुधार के लिए किया जाता है। जल विभाग का काम पारदर्शी ढंग से चलता है। विभाग को कौन सी योजना हाथ में लेनी चाहिए, इस बारे में लोग मिलकर तय करते हैं। जनसभाओं में जनता प्रबंधकों का पक्ष सुनती है और जल विभाग की प्राथमिकताएं तय करने में वोट के जरिए फैसला करती है। पृष्ठ 115 है। 3. जहां जलापूर्ति की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को सौंपी गई है, ऐसे कुछ मामलों में पानी की कीमत में भारी इजाफा हुआ। इस कारण वहां बहुत सारे लोगों के लिए पानी का खर्चा उठाना संभव नहीं हो पाया। ऐसे शहरों में लोगों के विशाल प्रदर्शन हुए। बोलिविया आदि देशों में तो दंगे भी फैल गए, जिसके दबाव में सरकार को जलापूर्ति व्यवस्था निजी हाथों से छीनकर दोबारा अपने हाथों में लेनी पड़ी। 4.
भारत में सरकारी जल विभागों की सफलता के कई उदाहरण रहे हैं, लेकिन ये उदाहरण कम हैं और उनकी सफलता कुछ क्षेत्रों में ही सीमित दिखाई देती है। मुंबई का जलापूर्ति विभाग अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जल शुल्क के जरिए पर्याप्त पैसा जुटा लेता है। हाल ही की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि हैदराबाद में जल विभाग के दायरे में इजाफा हुआ है और उसकी आमदनी बढ़ी है। चेन्नई में जल विभाग ने वर्षा जल संचय के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं ताकि भूमिगत जल स्तर में सुधार लाया जा सके। वहां पर पानी की ढुलाई और वितरण के लिए निजी कंपनियों की भी सेवाएं ली जा रही हैं, लेकिन पानी के टैंकरों की दर सरकारी जलापूर्ति विभाग ही तय करता है और वही उन्हें काम करने की इजाजत देता है। इसलिए इन टैंकरों को अनुबंधित कहा जाता है। इस पृष्ठ पर दाईं ओर ऊपर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें बाईं ओर ऊपर लिखा गया है गोल 12 और शीर्षक के तौर पर इस चित्र में लिखा गया है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। इस चित्र में एक महिला कुछ खाते हुए दिखाई दे रही है। इस चित्र के नीचे लिखा गया है सतत विकास लक्ष्य 12 है, जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन। www.in.undp.org। इस पृष्ठ पर दाईं ओर बीच में नीले रंग के अक्षरों में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं। लिखा गया है ऊपर के भाग में आए मुख्य विचारों पर चर्चा करें। जलापूर्ति में सुधार के लिए आपकी राय में क्या किया जा सकता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि पानी और बिजली जैसे संसाधनों को बचाना और सार्वजनिक परिवहन साधनों का ज्यादा इस्तेमाल करना बेहतर है? इस पृष्ठ पर नीचे मुंबई लोकल ट्रेन के 2 दृश्य दिखाए गए हैं और इसके नीचे लिखा है मुंबई की उपनगरीय रेलवे एक अच्छी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है। ये दुनिया का सबसे घना यातायात मार्ग है। ये रेलवे हर रोज 65 लाख यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। 300 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे नेटवर्क पर चलने वाली इन स्थानीय ट्रेनों के जरिए दूर दूर रहने वाले लोग भी शहर में काम ढूंढने आते हैं। इस बात पर गौर करें कि शहरों में रहन सहन की भारी लागत के कारण साधारण मेहनतकश लोग शहर में नहीं रह सकते। पृष्ठ 116 है। इस पृष्ठ पर एक पीले रंग के बक्से में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। बाईं ओर सबसे ऊपर लिखा है स्वच्छता संबंधित सुविधाओं का विस्तार। उसके नीचे एक शौचालय का दृश्य दिखाया गया है। दाईं ओर लिखा है हमारे लिए पाखाने यानी शौचालय? उन्होंने हैरानी से कहा, हम तो बाहर खुले में जाकर अपना काम निपटा लेते हैं। लैट्रीन तो तुम्हारे जैसे बड़े लोगों के लिए होती है। अछूतों की शिकायतों को याद करते हुए महात्मा गांधी का वक्तव्य, राजकोट स्वच्छता समिति 1896। पीने के साफ पानी के अलावा यह भी जरूरी है कि पानी से फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। लेकिन भारत में स्वच्छता सुविधाओं का दायरा तो जलापूर्ति से भी छोटा है। 2011 के सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि भारत के 87% परिवारों के पास पेय जल की सुविधा उपलब्ध है, जबकि स्वच्छता सुविधाएं यानी घर के भीतर शौचालय 53% परिवारों में ही उपलब्ध हैं। यहां भी ग्रामीण और शहरी इलाकों के गरीबों की स्थिति ज्यादा कमजोर दिखाई देती है। गैर सरकारी संगठन सुलभ इंटरनेशनल पिछले लगभग 5 दशक से निम्न जाति, निम्न आय वर्ग के लोगों के सामने मौजूद स्वच्छता के अभाव की समस्या से निपटने के लिए कोशिश कर रहा है। इस संगठन ने
8,500 से ज्यादा सामुदायिक शौचालय इकाइयां और 15 लाख से ज्यादा घरेलू शौचालय बनाए हैं, जिससे 2 करोड़ लोग इन सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। सुलभ की सुविधाओं का इस्तेमाल करने वाले ज्यादातर गरीब मेहनतकश वर्ग के लोग होते हैं। सुलभ ने सरकारी पैसे से शौचालय इकाइयां बनाने के लिए नगरपालिकाओं या अन्य स्थानीय निकायों के साथ अनुबंध भी किए हैं। स्थानीय विभाग इन सेवाओं की स्थापना के लिए जमीन और पैसा मुहैया कराते हैं, जबकि रखरखाव की लागत कई बार प्रयोक्ताओं से मिलने वाले पैसे से पूरी की जाती है। शहरों में शौचालयों के इस्तेमाल पर 2 रुपये शुल्क लिया जाता है। अगली बार जब आप सुलभ शौचालय को देखेंगे तो हो सकता है खुद ये जानना चाहें कि ये शौचालय कैसे होते हैं। इस पृष्ठ पर सबसे नीचे स्लम की एक झुग्गी का दृश्य दिखाया गया है। इस झुग्गी के सामने एक बच्ची खड़ी हुई है। इस पृष्ठ पर बाईं ओर नीचे नीले रंग के अक्षरों में आपसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मांगी गई है। लिखा गया है, क्या आपको लगता है कि समुचित स्वच्छता सुविधाओं के अभाव से लोगों का जीवन प्रभावित होता है? कैसे? आपको ऐसा क्यों लगता है कि इससे औरतों और लड़कियों पर ज्यादा गहरा असर पड़ेगा? पृष्ठ 117 है। इस पृष्ठ पर बाईं ओर सबसे ऊपर दिल्ली की जामा मस्जिद के सामने एक गली में बिजली की तारों का जाल दिखाया गया है। इसके नीचे लिखा गया है, 2001 की जनगणना के अनुसार 44% ग्रामीण घरों में बिजली पहुंच चुकी है। इसका मतलब यह है कि लगभग 7 करोड़ 80 लाख परिवार अभी भी अंधेरे में हैं। निष्कर्ष: जन सुविधाओं का संबंध हमारी बुनियादी जरूरतों से होता है। भारतीय संविधान में पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि अधिकारों को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। इस प्रकार सरकार की एक अहम जिम्मेदारी ये बनती है कि वो प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त जन सुविधाएं मुहैया करवाए। लेकिन इस मोर्चे पर संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है। आपूर्ति में कमी है और वितरण में भारी असमानता दिखाई देती है। महानगरों और बड़े शहरों के मुकाबले कस्बों और गांवों में तो इन सुविधाओं की स्थिति और भी खराब है। संपन्न बस्तियों के मुकाबले गरीब बस्तियों में सेवाओं की स्थिति कमजोर है। इन सुविधाओं को निजी कंपनियों के हाथों में सौंप देने से समस्या हल होने वाली नहीं है। किसी भी समाधान में इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि देश के प्रत्येक नागरिक को इन सुविधाओं को पाने का अधिकार है और उसे ये सुविधाएं समतापरक ढंग से मिलनी चाहिए। पृष्ठ 118 है। अभ्यास 1। आपको ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया में निजी जलापूर्ति के उदाहरण कम हैं? 2। क्या आपको लगता है कि चेन्नई में सबको पानी की सुविधा उपलब्ध है और वे पानी का खर्च उठा सकते हैं? चर्चा करें। 3। किसानों द्वारा चेन्नई के जल व्यापारियों को पानी बेचने से स्थानीय लोगों पर क्या असर पड़ रहा है? क्या आपको लगता है कि स्थानीय लोग भूमिगत पानी के इस दोहन का विरोध कर सकते हैं? क्या सरकार इस बारे में कुछ कर सकती है? 4। ऐसा क्यों है कि ज्यादातर निजी अस्पताल और निजी स्कूल कस्बों या ग्रामीण इलाकों के बजाय बड़े शहरों में ही हैं? 5। क्या आपको लगता है कि हमारे देश में जन सुविधाओं का वितरण पर्याप्त और निष्पक्ष है? अपनी बात के समर्थन में एक उदाहरण दें। 6। अपने इलाके की पानी, बिजली आदि कुछ जन सुविधाओं को देखें। क्या उनमें सुधार की कोई गुंजाइश है? आपकी राय में
क्या किया जाना चाहिए, इस तालिका को भरें। इस पृष्ठ पर बीच में पीले रंग के बक्से में एक तालिका दिखाई गई है। इसमें ऊपर 2 शीर्षक लिखे गए हैं, क्या ये उपलब्ध है और उसमें कैसे सुधार लाया जाए। बाईं ओर पहले कॉलम में लिखा है पानी। इसके सामने क्या ये उपलब्ध है के नीचे रिक्त स्थान छोड़ा गया है, उसी तरह से उसमें कैसे सुधार लाया जाए के नीचे रिक्त स्थान छोड़ा गया है। कृपया इन्हें भरें। बिजली, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। सड़क, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। सार्वजनिक परिवहन, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। 7. क्या आपके इलाके के सभी लोग उपरोक्त जन सुविधाओं का समान रूप से इस्तेमाल करते हैं? विस्तार से बताएं। 8. जनगणना के साथ साथ कुछ जन सुविधाओं के बारे में भी आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें कि जनगणना का काम कब और किस तरह किया जाता है। 9. हमारे देश में निजी शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान बड़े पैमाने पर खुलते जा रहे हैं। दूसरी तरफ सरकारी शिक्षा संस्थानों का महत्व कम होता जा रहा है। आपकी राय में इसका क्या असर हो सकता है? चर्चा कीजिए। पृष्ठ 119। शब्द संकलन। स्वच्छता, मानव मलमूत्र को सुरक्षित ढंग से नष्ट करने की सुविधा। इसके लिए शौचालयों का निर्माण किया जाता है और गंदे पानी की सफाई के लिए पाइप लगाए जाते हैं। संक्रमण से बचाने के लिए ऐसा करना जरूरी होता है। कंपनी, कंपनी एक तरह की व्यावसायिक संस्था होती है जिसकी स्थापना कुछ लोग या सरकार करती है। जिन कंपनियों का संचालन और स्वामित्व निजी समूहों या व्यक्तियों के हाथ में होता है, उन्हें निजी कंपनी कहा जाता है। उदाहरण के लिए टाटा स्टील एक निजी कंपनी है, जबकि इंडियन ऑयल सरकार द्वारा संचालित कंपनी है। सार्वभौमिक पहुंच, जब हर व्यक्ति को कोई चीज पूरी तरह हासिल हो जाती है और वो उसका खर्च उठा सकता है, तो इसे सार्वभौमिक पहुंच कहा जाता है। उदाहरण के लिए घर में नल में पानी आ रहा हो तो परिवार को पानी तक पहुंच मिल जाती है, और अगर उसकी कीमत कम हो या वो मुफ्त उपलब्ध हो तो हर कोई उसका इस्तेमाल कर सकता है। मूलभूत सुविधाएं, भोजन, पानी, आवास, साफ सफाई, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतें जो जिंदा रहने के लिए जरूरी होती हैं। इसी के साथ इस पुस्तक का अध्याय यहां समाप्त हुआ। वाचन बाबला कोछड़। तकनीकी नियंत्रण बटी लैंगलिंगडो। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता।